हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज ALP का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आज ये 20वां दिन है। तो आइए चलिए समय को ना व्यतीत करते हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का, ये क्या है। एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए जेलीफिश। जेली जो फिश है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, जेलीफिश जो है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो जेलीफिश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जेलीफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक फिश नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन ए में मिल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए कि जब सांद्र अम्ल को तनु बनाना हो तो हम लोग को पानी में अम्ल को, सांद्र अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है, तब जाके वह क्या होगा, तनु अम्ल होगा। ठीक है, तो तनु बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अम्ल को पानी में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अम्ल में क्या करना होगा, अम्ल को पानी में मिलाना होगा। मतलब पानी में सांद्र अम्ल मिलाने पे वो क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कि जब हम एक सांद्र अम्ल को क्या करते हैं, तनु करने के लिए क्या करते हैं कि जो अम्ल होता है उस अम्ल को, अम्ल का जो विलयन होता है सांद्र अम्ल, उसको हम पानी में मिलाते हैं। ठीक है, तब जाके हमें तनु अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये देखिए ये कितना बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें इथेनॉल का, ठीक है, स्पेस है के लिए विकृतीकरण होता है। तो विकृतीकरण होता है किसका, तो इथेनॉल का क्या होता है, इथेनॉल का क्या होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा, तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा कि इथेनॉल को क्या करते हैं, इथेनॉल को इसे पानी के लिए अनुपयुक्त बनाने में विकृतीकरण होता है। समझ में आया, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यह जो है, इस प्रश्न का जो उत्तर हम लोग करते हैं क्या होगा, उदासीनीकरण, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है, अम्ल, ठीक है, अम्ल, ठीक है, अम्ल प्लस क्षार, ठीक, अम्ल और क्षार के संयोग से क्या प्राप्त होता है, लवण, लवण प्लस क्या प्राप्त होता है, जल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। अब इसका एक रिएक्शन भी कर लेते हैं, HCl, ये अम्ल ले लेते हैं, प्लस क्षार ले लेते हैं NaOH। ठीक है, जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, ठीक, अम्ल और क्षार के मतलब मिलकर क्या बनता है, लवण और जल। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ गया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयास
करती है। तो देखिए बल का सीधा सीधा परिभाषा है कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो क्या करता है, किसी वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो बल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बल, फोर्स। ठीक है, बल क्या है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, या स्थिर वस्तु को गतिशील करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है प्रश्न कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब भी वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनेगा तो वह वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। किस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, कर आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग विस्तृत समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर तो हमको प्राप्त हो गया है क्या, कि जो समूह 18 होता है उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें। जो 18 समूह होता है, 18वां समूह या वर्ग, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, अन्य नाम। तो सबसे पहले इसका हम लोग अक्रिय गैस, इस समूह को अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस। उसके बाद उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीरो समूह, ठीक है, शून्य समूह के नाम से भी इस समूह को जानते हैं। ठीक है, आज सबसे इसकी खास बात क्या आती है कि ये सभी जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये सभी जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं। काम कैसे होते हैं, स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन में होते हैं। ये जो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं। ये सभी, इनका क्या नाम है, इन सभी 18वें समूह या 18वां वर्ग जो है इसका क्या क्या नाम है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, या इसको नोबल गैस भी बोला जाता है, नोबल गैस भी बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस, शून्य समूह, 18वां समूह या 18वां वर्ग। ये 18वें समूह के का खास बात क्या है, ये सभी गैस क्या होते हैं, सभी जो तत्व होते हैं ये स्टेबल कंडीशन में होते हैं। बात समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये 18वां समूह है, मतलब 18वां जो समूह है ये किसके अंतर्गत आता है, ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर, यहां से एक प्रश्न पूछा है एग्जाम में कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो जो कौन कौन से तत्व आते हैं, तो देखिए यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों के तीनों तत्व आते हैं। जैसे धातु भी आता है, ठीक है, धातु भी आता है, और धातु भी आता है, और धातु भी आता है, और उपधातु भी आता है। बात समझ में आया। तो ये पी ब्लॉक जो है ना, इसके अंतर्गत तीनों तत्व आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों प्रकार के तत्व आते हैं। ठीक है, अब जो 18वां समूह है, अब हम 18वें समूह को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है कि 18वें समूह के जो तत्व हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, हीलियम, नियान, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन,
रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैस, शून्य समूह, नोबल गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस के तत्व हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि जो एक हीलियम है, हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन जो नियान होता है इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात समझ में आया। ये जितने तत्व हैं इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में क्या पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात समझ में आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका परमाणु क्रमांक समझते हैं। जो ये हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। समझ में आया। नियान का जो होता है 10 होता है, आर्गन का क्या होता है 18 होता है, क्रिप्टॉन का क्या होता है 36 होता है, ठीक है। जेनान का क्या होता है 54 होता है, ठीक है। अब 54 के बाद इसका क्या हो जाता है 86, रेडॉन का क्या है 86, ऑर्गेनाइजेशन का कितना होता है 118। बात समझ में आया। ये देखिए ये जो तत्व है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि कैल्शियम की इतना इसका परमाणु भार होता है, ठीक है। 39.9 मतलब 40 परमाणु भार होता है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न पूछा है कि कौन से तत्व मतलब अक्रिय गैस में किस तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल हीलियम को छोड़ के बाकी सभी तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये याद कर लीजिए, ये आया हुआ भी प्रश्न है। समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाँ ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर, ये ओर है, बाएं से दाएं ओर, ठीक है, बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कुछ परमाणु तत्वों को, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्वों को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर पे कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पे कौन सा तत्व है, हीलियम, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सा तत्व है, लिथियम, ठीक है, लिथियम, ठीक है। 4 नंबर पे कौन सा है, बेरिलियम, ठीक है। और उसके बाद से 5 नंबर पे कौन सा है, बोरान, ठीक है। 6 नंबर पे कौन सा है, कार्बन। 7 नंबर पे कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। 8 नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन। 9 नंबर पे कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है। 10 नंबर पे कौन सा है, नियान, ठीक है। 11 नंबर पे कौन सा है, सोडियम, ठीक है। 12 नंबर पे कौन सा है, मैग्नीशियम, ठीक है। 13 नंबर पे कौन सा है, एल्युमिनियम, ठीक है। 14 नंबर पे कौन सा तत्व है, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये कुछ तत्व हैं, ठीक है। इन तत्वों का हम लोग क्या देखे, परमाणु क्रमांक देखे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन से बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि होता है। तो देखिए ये जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक जो है 20 होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है इसका 17 होता है, ठीक है। ये जो बेरिलियम है इसका 4 होता है, और बोरान का जो होता है 5 होता है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है और नियान का 10 होता है, ठीक है। हीलियम का क्या होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का 1। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले बड़ा है फिर छोटा फिर बड़ा छोटा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले छोटा फिर बड़ा, इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बेरिलियम और बोरान में मतलब बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे जब हम आवर्त में चलते हैं, ठीक है, तो इधर से जब इधर चलेंगे तो जो तत्वों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहां से 1 चालू होता है 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। अब इसके बाद से यहां से आता है 5 6 7 8, इस तरह से पीरियोडिक टेबल कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो समझ में आया कि कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये प्रश्न कितना बेहतरीन है। कह रहा है रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद से प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये मतलब 3 प्रकार के ब्लड, एक प्लाज्मा भी पाया जाता है, ठीक है, तो वो दूसरे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये समझना है हम लोग को कि हमारे शरीर में, ठीक है,
ब्लड का सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? तो ये सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा तो होता है, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये किस में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी के अंतर्गत ये आता है हीमोग्लोबिन। तो मुख्यतः जो होता है शरीर रक्त में, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि आरबीसी। ठीक है, तो मेन जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ अलग से इन प्रश्नों का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आरबीसी जब आया है तो ये क्या होता है? बाई कॉनकेव होता है। ठीक, उभयाअवतल होता है। उभयाअवतल होता है। ये जो आरबीसी होता है ये क्या होता है? उभयाअवतल होता है। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, निर्माण ये कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जो ये आरबीसी का निर्माण होता है ये किन से होता है? तो प्रोटीन से होता है, उसके बाद से क्या होता है? आयरन से होता है, विटामिन B12 से होता है और फोलिक से होता है। ठीक है, तो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन से, ठीक है, ठीक है, विटामिन B12 से होता है। उसके बाद से क्या होता है? आयरन से होता है और उसके बाद से फोलिक से होता है। ठीक है, इन सभी से क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण होता है। समझ में आया? अब इसके बाद से एक मुख्य बात क्या समझते हैं कि जो आरबीसी होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाता है और, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। वापस लाना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना, ये आरबीसी का कार्य होता है। तो समझ में आया कि जो आरबीसी होता है उभयाअवतल होता है, बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण किनसे होता है? तो प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन, फोलिक से आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है और मतलब ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिश्रित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रहता है। ठीक है, तो ये मुख्य भाग हो जाएगा इसका। इस प्रश्न का उत्तर लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये हमारा WBC है, WBC ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट। ये आरबीसी ये प्लाज्मा। ये प्लाज्मा वो मत समझिएगा पदार्थ वाला प्लाज्मा नहीं है, ये ब्लड वाला प्लाज्मा है। ठीक है, ब्लड वाले प्लाज्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? बिजली के प्रतीक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बिजली का जो प्रतीक आर होता है ये प्रतिरोध के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो आर होता है वो आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है? प्रतिरोध। जो आर होता है इसका सूत्र होता है V/I। ठीक है, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा करंट का मात्रक एम्पियर। ठीक है, इसको वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं या इसका मात्रक ओम भी हो जाएगा। बात समझ में आया?
अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस क्या करना है कि कुछ अन्य हम लोग सिंबल को भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या समझते हैं कि जो हमारे पास कुछ संकेत होते हैं, तो इन संकेत को समझते हैं, संकेत, और उनका नाम भी लिखते हैं, नाम। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत सेल के बारे में हम लोग लिखते हैं, विद्युत सेल। ठीक है, पहले तो हम लोग उसका क्या करना है, हम लोग को नाम लिखना है। ठीक है, पहले नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम, और फिर उसका संकेत हम लोग बनाते हैं। ठीक है, संकेत, ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे एक प्रश्न आना ही है, निश्चित है। ठीक है, तो विद्युत सेल, विद्युत सेल को समझते हैं। विद्युत सेल, विद्युत सेल का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, देखिए विद्युत सेल का सिंबल इस प्रकार से होता है, ये बड़ा वाला जो होता है प्लस का, ये माइनस का, ये विद्युत सेल। अब विद्युत सेल जो होता है ये सेलों के समायोजन को, मतलब सेलों के समायोजन को बैटरी कहा जाता है। मतलब कि बैटरी, बैटरी का जो सिंबल है वो कैसे होगा, बैटरी, बैटरी। तो देखिए कई सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेल, जिनको कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बैटरी प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कई सारे सेलों का जो समायोजन होगा वो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। बात समझ में आया, बैटरी। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, बैटरी, बैटरी। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है, बैटरी। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो खुली स्विच के बारे में हम लोग समझेंगे, खुली स्विच। ठीक है, खुली, खुली स्विच का जो सिंबल है उसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो खुली स्विच इस प्रकार से होती है। ठीक है, खुली स्विच। अब बंद स्विच जो होती है, ठीक है, बंद स्विच, स्विच, स्विच। ठीक है, बंद स्विच। तो बंद स्विच में क्या करना है, एक बीच में डॉट कर देना है और ये हो जाएगा बंद स्विच। जब इस तरह से कभी भी किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में इस तरह का सिंबल हो तो समझिएगा कि ओपन है। ठीक, जब इस तरह का सिंबल लगा हो तो समझिएगा कि सर्किट ओपन है। ठीक है, क्लोज है। जब इस तरह से लगा होगा तो क्लोज होगा, जब इस तरह से लगा होगा तो समझिए ओपन है, ओपन सर्किट है। बात समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं एक दो और, तार का देखते हैं, तार का। ठीक है, तार का समायोजन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एक टर्मिनल होता है, तो ये जो नोड होता है ना, यही हमारा तार के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, विद्युत बल्ब का सिंबल इस प्रकार से। अब समझ में आया? अब जो प्रश्न आया है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है वो कैसे होता है, तो प्रतिरोध का जो सिंबल है इस तरह से बनता है। समझ में आया? इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का है। अब एक और होता है कि वो हम लोग समझते हैं कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, मतलब धारा नियंत्रक। ठीक है, परिवर्तित, परिवर्तित प्रतिरोध। तो ये देखिए ये प्रतिरोध का ही बनेगा। ठीक है, इसमें बीच में एक सिंबल इस तरह से कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, या इसका एक और नाम है धारा नियंत्रक। क्या नाम है, धारा नियंत्रक। ये जो नाम अलग अलग से बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मत सोचिएगा कि एक से दो नाम, ये परिवर्तित प्रतिरोध का ये सिंबल है या धारा नियंत्रक का भी सिंबल की जगह पे ये कार्य करता है। ठीक है, अब एक हम लोग यहाँ पे समझेंगे प्रेरक। ठीक है, प्रेरक, प्रेरक, प्रेरक का सिंबल किस तरह से होगा, तो इस तरह से देखिए। ठीक है, इस तरह से होगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग एमीटर का समझेंगे, एमीटर,
मीटर का जो सिंबल होता है ये गोला बना दीजिए, इसमें ए लिख दीजिए, ए मीटर हो गया। अब एक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट जो मीटर होता है वो कैसे होता है? गोला बनाइए, इसमें भी लिखिए, ठीक है, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसके बाद से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र। तो संधारित्र जो होता है ये दोनों बराबर लाइनें होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र, संधारित्र, ठीक है। अब एक और जो डायग्राम है ये डायोड का सिंबल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायोड। क्या बोलेंगे? डायोड, ठीक है, ये डायोड का सिंबल है। तो ये समझ में आया, ये नाम है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका क्या हो गया? संकेत हो गया, संकेत, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ बताया हूं, ये संकेत, ये नाम हो जाएगा आपका नाम, ठीक है, नाम, ये आपका संकेत। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे प्रश्न बताए गए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है कह रहा है इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो उभयलिंगी जो फूल होता है, ठीक, उभयलिंगी का मतलब समझिए जिसमें नर भाग पौधे के नर और जनन, नर और मादा दोनों भाग पाए जाए उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। तो सरसों जो होता है ये क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होता है। जो सरसों होता है उभयलिंगी फूल होता है, ठीक है, उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? अब इसके अंतर्गत उभयलिंगी के द्वारा क्या होता है? जैसे उभयलिंगी में क्या क्या आ जाएंगे? धान, गेहूं, ठीक है, धान, गेहूं, मटर, धान, गेहूं, मटर, उसके बाद से सरसों, ठीक है, सरसों, धान, गेहूं, मटर, सरसों, उसके बाद से क्या हो जाएगा? टमाटर और दलहन, ठीक है, टमाटर, दलहन, ये उभयलिंगी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये देखिए कह रहा है उस अंग को नाम दें, उस अंग का, ये सही कर लीजिएगा, उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो जो गर्भाशय होता है वहां पे भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है। जहां गर्भाशय होता है, गर्भाशय में भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये देखिए, ये जो प्रश्न दिया है ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिफाइड है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को करने से पहले क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो मतलब जिसका पूछा गया है, मतलब सल्फर की 16 ग्राम मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मोल की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे सल्फर का दिया हुआ मात्रा, ठीक है, कितना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये परमाणु मतलब किसका? सल्फर का है, ठीक है, सल्फर का अणुभार, सल्फर का अणुभार। बात समझ में आया? तो सल्फर का अणुभार हम लोग लिखेंगे और उसके बाद से दिया हुआ क्या मात्रा लिखेंगे। तो दिया हुआ मात्रा कितना ग्राम है? 16 ग्राम है। और सल्फर का अणुभार कितना है? 32 यूनिफाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, ठीक है, 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो ये 16.5 मोल हो जाएगा। सल्फर का कितना मोल हो जाएगा? तो संख्या, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये मोलों की संख्या है, ठीक है, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए क्या प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी
किसी की इकाई, ठीक है, किसी की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। किसी की इकाई, तो देखिए कार्य की जो इकाई होती है वही ऊर्जा की भी इकाई होती है। जो कार्य की इकाई होती है वही ऊर्जा की भी इकाई होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, कार्य, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, जूल, ये इसका मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये सीधा सीधा एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है पानी की एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पानी की एक मोल में तो एक एवोगाड्रो की संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। कौन सा होता है, रासायनिक ऊर्जा। कौन सा होता है, रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखते हैं कि समांतर क्रम में, तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हम लोग समझते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहले ये दिया हुआ है, पहले दो का जो प्रतिरोध दिया है तो 20 ओम 20 ओम। ठीक है, कह रहा है 2 ओम के दो 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर में, तो ये समांतर में जोड़ दिया गया, से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर इस समायोजन को 10 ओम के साथ जोड़ा जाता है। तो पहले इन दोनों को जोड़ा गया है, उसके बाद से इस 10 ओम को जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वो ये नाम दे देते हैं R1, ठीक है, R2, ठीक है, ये R3। ठीक है, समझिए ये 1/R1 प्लस 1/R2, बात समझिएगा। तो यहाँ पे 1/R1 कितना है, 20 है, और प्लस 1/R2 कितना है, 20 है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। तो ये कैसा है, 20 से 20 में भाग दिए 1, 1 का 1 में गुणा किए 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 20 में 20 से भाग दिए 1, और 20 1 का 1 में गुणा किए 1। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2/20। ठीक है, इसको काट दिए 1/10। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है ये कितना निकल के आया, 200। कितना आया, 200। तो अब ये जो सीरीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास 10 ओम आ गया इक्विवेलेंट रजिस्टर। ठीक है, ये कौन सा रजिस्टर है, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाली। अब जो ये हमारे पास ये सीरीज में हो गया। ठीक है, जो R3 है ये कितना दिया है, 200 ओम। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग सीरीज में निकाल लेंगे। ठीक है, सीरीज में कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर प्लस R3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्लस 10, तो 20 ओम हमारे पास क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध जो R है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 20 ओम क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 20 ओम। ये लिख लीजिएगा 20 ओम। ठीक है, 20 ओम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, 20 ओम। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले सीरीज में।
तब तक के लिए थैंक यू।